पॉलीमर केमिस्ट्री का कोर्स है, बहुत बेसिक है क्लास। लाइक आपने, क्योंकि ये माइनर का कोर्स है तो ये बहुत ही बेसिक है, यानी इसमें इतनी एडवांस टर्मिनोलॉजी नहीं है। मैं भी कोशिश करूंगी कि इसको बेसिक ही रखूँ, ठीक है, क्योंकि आपके जो मेजर के सब्जेक्ट्स होंगे उसमें काफ़ी टफ टाइम आपको मिलेगा, यानी उसमें आपको बहुत से चैप्टर्स या बहुत से टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। तो जो माइनर का कोर्स होगा उसे इसीलिए एक तो उसमें कम कोर्स कंटेंट है और दूसरा उसे बहुत बेसिक रखा गया। तो जो पॉलीमर केमिस्ट्री का कोर्स है, एक तो कोर्स आईडी या कोर्स कोड आपका कैंप 4034 है, तो कोर्स टाइटल आपका पॉलीमर केमिस्ट्री है। अब अगर कोर्स कोड आपका चेंज हो जाता है एलएमएस पे, तो वो आपने परेशान नहीं होना, जो आपका एलएमएस पे शो होगा वही आपने फॉलो करना है कोर्स कोड। कोर्स टाइटल अलबत्ता यही रहेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री पे। तो इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे? सबसे पहली बात, जब भी किसी चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। तो पॉलीमर केमिस्ट्री अगर हम पढ़ते हैं तो हमें उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। पॉलीमर्स क्या होते हैं, ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, उनकी स्कोप क्या है, उनकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। फिर उसके अलावा क्लासेस ऑफ पॉलीमर मींस क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर है। तो और यहाँ पे हम जिन पॉलीमर्स की बात करेंगे वो सिंथेटिक पॉलीमर्स होंगे, यानी जिनको हम खुद से बनाते हैं, जो मैन मेड होते हैं या जो आर्टिफिशियली मेड होते हैं, ठीक है। अब उन पॉलीमर्स की कितनी क्लासेस हैं, उन क्लासेस को हम देखेंगे। फिर जो हमारे पास पॉलीमराइजेशन है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलीमर, वो किस तरह के हो सकते हैं। कि आपके पास रेडिकल पॉलीमराइजेशन हो सकती है, कि आप रेडिकल को यूज करके पॉलीमराइजेशन कंप्लीट कर सकते हो, अपना पॉलीमर बना सकते हो, या आपके पास केटाइनिक पॉलीमराइजेशन हो सकती है, या फिर आपके पास एनाइनिक पॉलीमराइजेशन हो सकती है। तो ये आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म हम क्लासिफिकेशन करते हैं। और कि आपके पास रेडिकल के थ्रू आप बना रहे हो, केटाइनिक प्रोसेस के थ्रू बना रहे हो, या एनाइनिक के थ्रू बना रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ पॉलीमर्स होते हैं होमो पॉलीमर्स, और कुछ होते हैं कोपॉलीमर्स। तो ये क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ना है। फिर उसके अलावा इन पॉलीमर्स में अगर कहीं स्टीरियो केमिस्ट्री आ रही है तो उस स्टीरियो केमिस्ट्री को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या उन पॉलीमर्स की कॉन्फ़िगरेशन या कॉन्फर्मेशन जो है वो कैसे बता सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। इसी तरह जो आपके पास पॉलीमर प्रोसेसिंग में पॉलीमर्स की टाइप्स आ जाती हैं, जिन्हें इलास्टोमर्स, ग्लास फाइबर्स, प्लास्टिसाइजर्स कहा जाता है, ये क्या होते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं, डेंड्रीमर्स क्या होते हैं, इनकी जो सिंथेसिस है वो क्या है, इनकी एप्लीकेशन मॉडर्न एरा में क्या है, ठीक है। ये कुछ मेन टॉपिक हैं जो कि हम कोशिश करेंगे ये आपके मिड से पहले पहले कवर करें, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक्स हैं वो आपके फाइनल में इंक्लूड हैं, और वो भी इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। जहाँ तक क्लास इस चैप्टर की बात है, तो ये चैप्टर मैं आपको एक बुक से एक चैप्टर है वो बुक बताऊंगी, उधर से आपने इसको करना है, ठीक है। लेकिन चूंकि इंट्रोडक्शन है तो यहाँ से इंट्रोडक्शन जस्ट हम स्लाइड से पढ़ेंगे, बट जो चैप्टर है वो हम वहाँ से कवर करेंगे। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स में कि पॉलीमर्स क्यों पढ़ते हैं हम। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ जैसे हमने कंपोजिट्स इससे पहले पढ़े थे, तो हम कंपोजिट की एप्लीकेशन थी डेली लाइफ में। कंपोजिट्स के हमारे पास बहुत से बेनिफिट्स थे, इस वजह से हम उनको स्टडी करते थे। सिमिलर इज द केस विद पॉलीमर, कि पॉलीमर्स की भी हमारे पास डेली लाइफ में बहुत सी एप्लीकेशन है, और इसी वजह से हम पॉलीमर्स को स्टडी करते हैं। अब ये जो पॉलीमर्स हैं, कुछ पॉलीमर्स हमारे पास नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, नेचुरल रबर हो गया, डीएनए हो गया। और कुछ पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिंथेटिकली यानी आर्टिफिशियली बनाते हैं, जिन्हें मैन मेड पॉलीमर्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपके पास नायलॉन हो गया, टैफ्लॉन हो गया, पीवीसी हो गया, या आपके पास हाई डेंसिटी पॉलीइथीन होगी, ठीक
है। तो ये इट मींस HDPE, ये हमारे पास जितने पॉलीमर हैं ये मैन मेड हैं, और अबव जो पॉलीमर्स हैं हमारे पास यहाँ पे, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, ये वाले जितने हैं आपके पास, ये हमारे पास क्या है, नेचुरली मेड, और ये वाले हमारे पास कौन से पॉलीमर्स हैं जो कि सिंथेटिकली या आर्टिफिशियली मेड होते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि पॉलीमर्स होते क्या हैं। तो पॉलीमर क्या, पॉलीमर में जो आपका पोली वर्ड्स है, इट मींस मैनी, एंड मर मीन पार्ट्स, पार्ट्स मींस मोनोमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलीमर बेसिकली होता क्या है कि आप एक लार्ज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करते हो, लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हो, कैसे कि जस्ट बाय लिंकिंग द रिपीटिंग यूनिट्स जिन्हें आप मोनोमर्स कहते हो, ठीक है। यानी जो स्मॉलर यूनिट्स होते हैं आपके पास जिन्हें आप मोनोमर्स कहते हो, उन्हें ही आपस में लिंक करके आप एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हो, और उसमें n नंबर ऑफ मोनोमर्स जो हैं वो लिंक्ड अप होते हैं और आपके पास एक पॉलीमर बन जाता है। इस सारे प्रोसेस को जो जिसमें आप मोनोमर्स को कंबाइन करके एक पॉलीमर की सिंथेसिस कर रहे हो, इस सारे प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इथाइलिन मोनोमर है और उसकी पॉलीमराइजेशन के थ्रू आप पॉलीइथिलीन बना रहे हो, तो इट मींस कि ये आपके पास जो प्रोसेस है ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है। यहाँ तक समझ आ गया? जी मैम। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स के। पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन जो है वो हम किस किस बेसिस पे करते हैं और किस तरह की क्लासिफिकेशन हमारे पास है। तो ये कुछ आप कह सकते हो हमारे पास क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर करते हैं, जिसमें पहला है बाय ओरिजिन, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम पॉलीमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स हम पॉलीमर की क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। थर्ड वन, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल रिस्पांस हम पॉलीमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। फोर्थ इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर या बाय स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है फिफ्थ वन बाय मोड ऑफ फॉर्मेशन, कि किस मोड से उनकी सिंथेसिस हो रही है, वो इधर एडिशन पॉलीमराइजेशन से बन रहे हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बन रहे हैं, तो उनका पैटर्न क्या है मोड ऑफ फॉर्मेशन का, ठीक है। इसी तरह उनकी जो आपके पास फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उस बेसिस पे भी आप पॉलीमर को क्लासिफाई कर सकते हो। और लास्ट वन इज बाय टेक्टिसिटी, अब ये क्या होती है ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास जनरल क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस पे हम पॉलीमर को क्लासिफाई करते हैं। अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं कि फर्स्ट वन हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या बाय ओरिजिन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। अच्छा, बाय ओरिजिन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर हमारे पास जो है क्लास वो 3 टाइप्स की होती है। उसमें फर्स्ट वन है हमारे पास नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स मैंने भी आपसे कहा ये वो पॉलीमर्स होते हैं जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया, इसके अलावा आपके पास वूल, कॉटन हो गई, इसके अलावा आपके पास जितने भी नेचुरली अकरिंग पॉलीमर, ग्लाइकोजन हो गया, तो ये जितने भी नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स हैं इनको नेचुरल पॉलीमर्स कहा जाता है। अब कुछ बुक्स में आपको नेचुरल पॉलीमर्स फर्दर सब डिवाइडेड मिलेंगे इन 2 सब कैटेगरीज, जिनको कहा जाता है प्लांट पॉलीमर्स यानी प्लांट बेस्ड पॉलीमर, नेचुरली अकरिंग प्लांट बेस्ड पॉलीमर, और कुछ होते हैं हमारे पास नेचुरली अकरिंग एनिमल बेस्ड पॉलीमर, ठीक है। तो ये फर्दर नेचुरल पॉलीमर को अगर आप फर्दर क्लासिफाई करो तो आप इन नेचुरल पॉलीमर्स को फर्दर 2 सब टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हो, प्लांट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड। यहाँ तक समझ आ गया? यस मैम। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। ये वो पॉलीमर्स होते हैं जिनको आप नेचुरल पॉलीमर्स को यूज करते हुए डिराइव करते हो, ठीक है। ये पॉलीमर्स जो है बेसिकली आप क्या करते हो कि जो आपका नेचुरल पॉलीमर है उसे कुछ केमिकली ट्रीट करते हो, यानी उस पर कुछ केमिकल रिएक्शंस इंप्लीमेंट करते हो और उसके थ्रू उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, लाइक उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, उसकी जो अपीयरेंस है, उसकी लस्ट्रस अपीयरेंस है, उसको एनहांस करते हो, और उससे आपके पास जो नया बनने वाला पॉलीमर होता है जो कि डिराइव फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर है बट उसकी प्रॉपर्टी एनहांस है फ्रॉम द नेचुरल पॉलीमर,
तो ऐसे पॉलीमर को सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहा जाता है, क्योंकि उसका ओरिजिन तो नेचुरल है बट आपने उस पर केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा मॉडिफाई किया है। ठीक है, अब इसमें आपके पास क्या है, सेलुलोज नाइट्रेट हो गया, सेलुलोज एसीटेट हो गया, पॉलीमर हो गए, या आपके पास विस्कोस होगी। तो ये जितने पॉलीमर्स हैं आपके पास, ये सारे के सारे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। थर्ड वन इज सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये सिंथेटिक पॉलीमर्स जो होते हैं, इन्हें ही आर्टिफिशियली सिंथेसाइज, आर्टिफिशियली मेड पॉलीमर्स या मैन मेड पॉलीमर्स कहा जाता है। और प्लस इनको जो है वो प्लास्टिक्स भी कहा जाता है। और ये वो पॉलीमर होते हैं जिन्हें आप मोल्ड कर सकते हो, या इनको शेप, किसी भी शेप में जो है वो आप बना सकते हो। ठीक है, इन पॉलीमर्स की जो आपके पास सिंथेसिस है, ऑल्दो आर्टिफिशियली है, ठीक है, और आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करने के लिए हमें यहाँ पे मोनोमर्स की जरूरत पड़ती है। और वो मोनोमर्स हमारे पास वन टाइप यानी सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर भी हो सकता है, और हमारे पास एक से ज्यादा पॉलीमर्स मोनोमर्स भी हो सकते हैं। सो ऐसे पॉलीमर जो सिर्फ एक तरह के मोनोमर से बने, उनको क्या कहा जाता है, उन्हें आप कहते हो होमोपॉलीमर्स। ठीक है, और जो आपके ऐसे पॉलीमर्स जो कि दो डिफरेंट या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर्स की लिंकिंग की वजह से बने, ठीक है, तो उन्हें आप कहते हो कोपॉलीमर, और इस प्रोसेस को आप कहते हो कोपॉलीमराइजेशन। तो इट मींस कि अगर तो दो मोनोमर्स या दो से ज्यादा मोनोमर्स को लेते हुए हम एक सिंथेटिक पॉलीमर बना रहे हैं, तो इट मींस कि हम कोपॉलीमराइजेशन को फॉलो कर रहे हैं। और अगर हम सिर्फ एक सिंगल टाइप का मोनोमर जो है उसको सिलेक्ट करके उसकी पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं और एक सिंथेटिक पॉलीमर बना रहे हैं, तो इट मींस हम होमोपॉलीमर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब इसमें जो आपके पास एग्जांपल्स हैं वो है नायलॉन, पीवीसी, बेकिलाइट, टेफ्लॉन, टेरिलीन, इसके अलावा सिंथेटिक रबर, पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, ये सारी की सारी जो एग्जांपल हैं वो आपके सिंथेटिक पॉलीमर्स की हैं। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर्स में आपके पॉलीएस्टर्स हो गए, पॉलीएमाइड्स हो गए, पीवीसी हो गई, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, जो कि एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। ये है मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। ठीक है, कि वो किस प्रोसेस के थ्रू बन रहे हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, ये जो एडिशन और ये इसको हमने डिटेल में पढ़ना है, बट ये थोड़ा सा मेन इंट्रोडक्शन है। अच्छा, इसी तरह क्लास आपके पास जो सिंथेटिक पॉलीमर है उसमें एक एग्जांपल है आपके पास बेकिलाइट की, और ये आपके पास एक कंडेंसेशन पॉलीमर है जो कि हमें कहाँ से मिलता है, हमें फिनोल से मिलता है और हमें फॉर्मल्डिहाइड से मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर हम उसकी जो है एसिड या बेस कैटालिसिस के थ्रू जो है हम उस पॉलीमर की कंडेंसेशन करवाएं, तो हमें जो है इस पॉलीमर की फॉर्मेशन मिलती है, जिसे आप बेकिलाइट कहते हो, या फिर इसे फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं ऑन द बेसिस क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर। इससे पहले वाली क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे हमने देखा हमारे पास तीन टाइप्स आ गई, नेचुरल वन, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। और ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर के कितने कौन कौन से मोनोमर हैं, किस तरह के मोनोमर हैं, तो हम इनको टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज होमोपॉलीमर, और जो सेकंड टाइप होती है हमारे पास वो होती है कोपॉलीमर, जो मैं अभी तक आपसे काफी दफा रिपीट हमने ये वर्ड यूज कर लिया। अच्छा, अब होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो सिमिलर यहाँ पे होमोपॉलीमर का मतलब है कि ऐसा पॉलीमर जो कि सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर से मिलके बना हो, वन टाइप ऑफ मोनोमर से मिलके बना हो, उसे होमोपॉलीमर कहा जाता है। अब ये टेबल में जितने भी आपको पॉलीमर्स नजर आ रहे हैं वो एक सिंगल मोनोमर से बने हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे इथीन से आपके पास पॉलीइथीन बन रही है, इसी तरह आपके पास विनाइल क्लोराइड से पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये सारे जितने भी आपके पास सिमिलर, यहाँ पे आप देखो तो स्टाइरीन से आपके पास पॉलीस्टाइरीन बन रही है। इसी तरह आपके पास जो है टेट्राफ्लोरोइथिलीन से आपके पास पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन की फॉर्मेशन हो रही है, जिसे आप टेफ्लॉन भी कहते हो। ठीक है, इसी तरह आपके पास एक्राइलोनाइट्राइल से आपके पास पॉली एक्राइलोनाइट्राइल की फॉर्मेशन होती है, जिसे आप ऑर्लोन कॉमन नेम भी देते हो। और आगे इनके यूजेस हैं। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट वन है, जो आपको इथाइलिन की कंडेंसेशन से मिल रहा है पॉलीमराइजेशन से, उसका यूज क्या है कि वो बॉटल, प्लास्टिक,
में यूज होता है, फिल्म में यूज होता है, टॉयज में यूज होता है। देन फिर आपके पास पीवीसी की एप्लीकेशन जो कि कॉमनली हम इससे डील करते हैं, वो है बॉटल्स की जो है प्रिपरेशन में, पाइप्स हो गए, इसके अलावा साइडिंग फ्लोरिंग हो गई इसमें। इसके अलावा आपके पास जो थर्ड वन पॉलीमर है उसकी एप्लीकेशन आप देखो तो ये आपके पास जो मोल्डेड कैप्स होती हैं उसमें यूज होता है, ठीक है। फोर्थ वन की देखो तो ये पैकेजिंग में यूज होता है। नेक्स्ट जो आपकी टेफ्लॉन है, इसको जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पे इंसुलेशन के लिए यूज किया जाता है एज अ केबल इंसुलेशन। इसके अलावा इसको जितनी भी आपके पास नॉन स्टिकिंग सरफेसेस होती हैं, नॉन स्टिक पैन होते हैं, उनकी कोटिंग जो है वो टेफ्लॉन से की जाती है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो ऑर्लॉन है इसको यूज किया जाता है रग्स ब्लैंकेट्स हो गए आपके पास उनकी फॉर्मेशन में। देन फिर आपके पास जो हमारे पास है पॉलीमिथाइल मेथाक्रेलेट, उसको यूज किया जाता है लाइटिंग फिक्सचर में, ग्लास में, सोलर पैनल्स में, स्काईलाइट्स में, ठीक है। और इस तरह इनकी सबकी एप्लीकेशंस हैं और इनको आपको याद करना पड़ेगा, मतलब इनके मोनोमर्स क्या होते हैं और इनको हम कैसे सिंथेसाइज करते हैं। एप्लीकेशन बेसिक अगर आपको एक दो भी आती हैं तो वो ठीक है, लेकिन आपको एटलीस्ट उनके मोनोमर्स का आइडिया होना चाहिए कि अगर पॉलीस्टाइरीन है तो उसका मोनोमर क्या है, अगर टेफ्लॉन है तो उसका मोनोमर क्या है मेरे पास, ठीक है। अगर एक्रिलोनाइट्राइल है तो उसका मोनोमर हमारे पास क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कोपोलिमर। तो कोपोलिमर जो है, होमोपोलिमर में एक ही तरह के मोनोमर हमने देखे और उन्हीं को आपस में रिपीट कर करके हम एक पॉलीमर बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है जर्नल इलुसिडेशन, उसमें ये लिखा हुआ है कि सपोज ए एक मोनोमर है और यही मोनोमर आपस में लिंक होते जा रहे हैं और आपके पास एक होमोपोलिमर बन रहा है, ठीक है। इसी को उसने विद कलर्स बताया कि सेम कलर्स का मतलब है कि सेम मोनोमर, ठीक है। सो सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स जब कंबाइन हो रहे हैं तो होमोपोलीमर बन रहा है। बट इन केस ऑफ कोपोलीमर आपको नजर आ रहा है कि दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स हैं, इसीलिए उसने ए और बी का वर्ड यूज किया है। सो इट मीन कि अगर दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स कंबाइन हो रहे हैं तो उससे बनने वाला पॉलीमर आपके पास कोपोलीमर है, ठीक है। और उसे ही उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है यूजिंग टू डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो अगर आपका कोपोलीमर है तो इट मींस कि वो डिराइव हुआ है फ्रॉम मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर एटलीस्ट, ठीक है। एक से ज्यादा मोनोमर होना लाजमी है, यानी दो मोनोमर कम से कम होने चाहिए, दो से ज्यादा मोनोमर भी हो सकते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कोपोलीमर। और ये जो प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन का मोनोमर्स की इनटू कोपोलीमर, इसे कोपोलीमराइजेशन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि मोनोमर्स का एटलीस्ट मिनिमम नंबर आपके पास 2 होना चाहिए कोपोलीमर की फॉर्मेशन के लिए, बट आप मैक्सिमम एक्सीड कर सकते हो, यानी उस 2 से ज्यादा भी कर सकते हो। तो इट मीन्स कि जितने आप डिफरेंट मोनोमर्स को यूज करोगे उतने ही आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोपोलीमर जो है वो बना सकते हो, उनका नंबर इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली वो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप सिर्फ 2 ही तरह के मोनोमर यूज कर रहे हो तब भी आप पॉलीमर की प्रॉपर्टी को वेरी कर सकते हो। कैसे कि आप कंसंट्रेशन ऑफ मोनोमर, ये जो अमाउंट ऑफ मोनोमर है वो चेंज कर दो, किसी एक की ज्यादा कर दो, किसी दूसरे की कम कर दो, या उनकी कंसंट्रेशन को आपस में वेरी करके आप जो है वो बनने वाला जो पॉलीमर होगा वो डिफरेंट होगा किसी और बनने वाले कोपोलीमर से जिसमें आपने डिफरेंट अमाउंट यूज की है। तो इट मींस कि आप मोनोमर का नंबर यहाँ पे बढ़ा के कोपोलीमर को चेंज कर सकते हो, उनका नंबर चेंज कर सकते हो, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो। इसी तरह एक ही तरह के 2 मोनोमर से बनने वाले कोपोलीमर में भी आप फिजिकल वेरिएशन ला सकते हो प्रॉपर्टीज में, कैसे कि जस्ट बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ एवरी मोनोमर। समझ आ गया यहाँ तक? जी मैम, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं अब ये जो कोपोलीमर्स हैं इनकी भी आगे फर्दर टाइप्स हैं जिन्हें आप देख रहे हो। 4 टाइप्स बेसिकली कोपोलीमर्स की यहाँ पे लिखी हुई हैं।
और वो 4 टाइप्स कौन सी हैं? अल्टरनेटिंग कोपोलिमर, ठीक है, ब्लॉक कोपोलिमर्स, रैंडम कोपोलिमर्स एंड ग्राफ्ट कोपोलिमर्स, ठीक है। और इस यहाँ पे अगर आप देखो तो अल्टरनेटिंग की आप डिपिक्शन देख के ही समझ जाओगे कि अल्टरनेटिंग कोपोलिमर क्या है, जिसमें अल्टरनेट मैनर में दो मोनोमर्स जो हैं वो अल्टरनेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके पास ए बी, अगर यहाँ पे देखो तो ये अल्टरनेट अरेंजमेंट है हमारे पास। सो अगर पॉलीमर्स कुछ इस मैनर में अरेंज हो कि वो दो उसमें मौजूद जो मोनोमर्स हैं वो अल्टरनेट कर रहे हो, मतलब ये अल्टरनेट पोजीशन है ए की, यहाँ से ये ए के बाद आपके पास ये यहाँ पे जो ए मोनोमर आ रहा है, तो इट मींस कि ये दो आपस में अल्टरनेट पोजीशन पे हैं। सिमिलर इज द केस विद बी मोनोमर, कि ये भी एक दूसरे के साथ जो है वो अल्टरनेट कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर दो मोनोमर्स एक दूसरे के साथ अल्टरनेट पोजीशन पे हो, इस पैटर्न में हो, तो इट मींस बनने वाला आपका जो पॉलीमर है, कोपोलीमर है, वो अल्टरनेटिंग है। बट आपके पास सेकंड वन आ जाती है टाइप ब्लॉक कोपोलीमर की। ये वो पॉलीमर्स होते हैं जिनमें आपके पास ब्लॉक्स बने होते हैं मोनोमर्स के। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक ब्लॉक है, वन टाइप ऑफ ब्लॉक है एक तरह के मोनोमर्स का, फिर सेकेंड टाइप ऑफ ब्लॉक है सेकेंड टाइप ऑफ मोनोमर का, फिर आपके पास जो है फिर ब्लॉक आ जाता है फर्स्ट टाइप ऑफ मोनोमर का। तो इस पैटर्न में अगर आपके मोनोमर्स अरेंज हैं तो वो आपका पॉलीमर जो है वो पॉलीमर वो आपका ब्लॉक कोपोलीमर है। फिर जो रैंडम कोपोलीमर होते हैं, जैसे नेम से ही हमें पता चल रहा है, तो रैंडम ओरिएंटेशन होगी यहाँ पे आपके मोनोमर्स की, कोई एक पैटर्न नहीं होगा, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगी रेगुलर मैनर में, कि यहाँ पे आपको इसीलिए एक इरेगुलर अरेंजमेंट या इरेगुलर पैटर्न नजर आ रहा है, ठीक है। कि यहाँ पे जो फर्स्ट अगर आप सीक्वेंस देखो और उसको सेकंड से मिलाने की कोशिश करो तो कभी भी वो मैच नहीं करेगा। तो इट मींस रैंडम में आप कोई भी किसी भी तरीके से आप को पॉलीमर बना सकते हो, जस्ट बाय रैंडम रीअरेंजमेंट, के वो एक दूसरे से मैच नहीं करनी चाहिए, वो रैंडमली अलाइन होने चाहिए। द फोर्थ टाइप हमारे पास आ जाती है ग्राफ्ट पॉलीमर की। अब ग्राफ्ट पॉलीमर कौन से होते हैं? इन पॉलीमर्स में हमारे पास क्या होती है, एक मोनोमर्स अगर हम देखें तो उसकी हमारे पास ब्रांचेस बनी होती हैं जो कि ग्राफ्ट होती हैं अदर मोनोमर की बैकबोन पे, ठीक है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपके पास जो ब्रांचेस हैं बी मोनोमर की, ये ग्राफ्ट हैं ऑन द बैकबोन ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर जो कि ए है, यानी ए मोनोमर पे आपकी ये जो बी टाइप ऑफ मोनोमर है उसकी ब्रांचेस अटैच हैं। तो अगर ये पैटर्न हो अरेंजमेंट का आपके कोपोलीमर का, तो उसे ग्राफ्ट कोपोलीमर कहा जाता है। अल्टरनेटिंग वन हो गए, ब्लॉक हो गए, फिर देन आपके पास रैंडम हो गए और ग्राफ्ट हो गए। अल्टरनेटिंग में अल्टरनेट होने चाहिए, ब्लॉक में ब्लॉक्स की फॉर्म में होने चाहिए, वो ब्लॉक्स में नंबर सेम रहना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 5 नंबर का ब्लॉक यूज कर रहे हो तो यहाँ पे भी आप देखो 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी। अगर आप 4 का ब्लॉक यूज कर रहे हो तो ये भी 4 होना चाहिए, ये भी 4, ये भी 4, ठीक है। अब रैंडम में आप कोई भी रीअरेंजमेंट कर सकते हो, वो इरेगुलर होनी चाहिए। ग्राफ में आप क्या करते हो कि एक मोनोमर को आप जो है वो एक पैटर्न में अलाइन करते हो, दूसरे मोनोमर को एज ब्रांचिंग जो है उसको उस मोनोमर के साथ अटैच करते हो, ठीक है। तो ये इस तरह बनने वाला पॉलीमर जो है वो पॉलीमर आपके पास वो ग्राफ्ट कोपोलीमर होता है। यहाँ तक समझ आ गया? जी मैम क्लियर है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पर थर्मल रिस्पांस क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। हमने अभी तक दो देख ली, ठीक है। एक हमारे पास आ गई ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। सेकंड क्लासिफिकेशन हमने देखी ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर कि किस तरह के कितने टाइप के मोनोमर हैं। अगर सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर है तो वो आपके पास होमोपॉलीमर है। अगर अच्छा, अगर आपके पास 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमर है तो इट मींस वो आपके पास कोपॉलीमर है। अब थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल रिस्पांस, कि उनका थर्मल प्रॉपर्टी क्या है, थर्मल रिस्पांस क्या है। उस बेसिस पे अगर हम पॉलीमर्स को क्लासिफाई करें तो हम क्लासिफाई करते हैं इन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट्स पॉलीमर्स, ठीक है। अब थर्मोप्लास्टिक कौन से पॉलीमर्स होते हैं जिनको आप मेल्ट कर सकते हो, ठीक है। इनको आप डिफरेंट शेप में जो है वो आप मोल्ड कर सकते हो, ठीक है, रिपीटेडली। बट इन केस ऑफ थर्मोसेट पॉलीमर आपने एक दफा जो शेप दे दी तो इनको मेल्ट करके आप दोबारा मोल्ड नहीं कर सकते,
ठीक है। सो ये हमारे पास जो दो कैटेगरी है और इनकी जो बिहेवियर है वो आपके थर्मल रिस्पॉन्स या जो थर्मल प्रॉपर्टी है, इनकी थर्मल बिहेवियर है वो डिफरेंट है। ठीक है, यानी हीट को ये डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि एक जो है वो आपके पास उनको जब हीटिंग प्रोवाइड की जाती है तो वो मेल्ट हो जाते हैं और दूसरे मेल्ट नहीं होते। तो इस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है टू कैटेगरीज में। अब आ जाते हैं हमारे पास जो आपके पास प्लास्टिक पॉलीमर्स हैं। ये वो पॉलीमर होते हैं जो कि अपनी जो प्लास्टिक प्रॉपर्टीज हैं उसको रिटेन रखते हैं। मींस कि इनको जब हीट अप किया जाता है तो ऑन प्रोवाइडिंग हीट ये क्या हो जाते हैं, ये सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही इनको टेम्परेचर लो प्रोवाइड किया जाता है यानी इनको कूल डाउन किया जाता है तो ये दोबारा से हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है कि ये पॉलीमर्स बेसिकली जो है लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर से बने होते हैं और उस लॉन्ग चेन में जो बॉन्ड है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक होती है, यानी वीक बॉन्डिंग होती है। तो यही रीजन है कि जब आप इस प्लास्टिक को, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर को हीट करते हो तो वो वीक बॉन्ड होने की वजह से या वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से वो इजिली ब्रेकेबल है। ठीक है, तो इट मीन्स कि वो जब आप हीट करते हो तो जो चेन्स हैं आपस में वो एक दूसरे के जो आपके पास चेन्स हैं वो मूव कर सकती हैं, यानी स्लाइड्स कर सकती हैं और उनको आप डिफरेंट शेप्स में मोल्ड कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही आप टेम्परेचर को लो डाउन करते हो या कूलिंग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, अच्छा इस मीटिंग में क्लास जितना कवर होगा आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट आपकी इंशाल्लाह क्लास होगी उसमें तो मैं ज़्यादा डिटेल में आपको कवर करवा दूंगी इंशाल्लाह। अच्छा इसमें ये होता है क्लास के जो वीक बॉन्ड होता है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आप उसको हीट करोगे तो वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वीक बॉन्डिंग होने की वजह से वो इजीली ब्रेकेबल है या इजीली आप उसको डिफरेंट शेप्स में मोल्ड कर सकते हो, क्योंकि चेन जो है वो इजीली स्लाइड कर सकती है, उसको किसी भी डायरेक्शन में मूव करवाया जा सकता है। और जैसे ही आप इसी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर को कूल डाउन करते हो या लो टेम्परेचर पे लेके जाते हो तो वो जो वीक बॉन्ड जो पहले ब्रेक हुए थे वो दोबारा रीफॉर्म हो जाते हैं। तो इसी वजह से इट मीन्स कि आप जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है उसको किसी भी शेप में ढाल सकते हो, किसी भी शेप में बना सकते हो। ठीक है, और इसमें कौन कौन से हैं हमारे पास थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स में कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं। इसमें वो कॉमनली अक्रिंग पॉलीमर्स हैं जो कि हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जैसे मोस्टली जो टॉयज होते हैं, ग्रोसरी बैग्स होते हैं, वाटर पाइपिंग होगी, स्विच प्लेट्स होंगी, टेलीफोन केसिंग हो गया, ये आपके पास जो जितनी एग्जांपल्स हैं ये कॉमनली अपनी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के एग्जांपल हैं। और इनको अगर आप सिंपल वर्ड्स में आपसे पूछा जाए, दीज आर दोज प्लास्टिक दैट कैन बी इजीली क्रैक। ठीक है, तो ये वो प्लास्टिक होते हैं जिनको आप इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड टाइप ऑफ पॉलीमर्स पे जो कि थर्मल रिस्पॉन्स के बेसिस पे जिनको क्लासिफाई किया गया है। अच्छा नेक्स्ट वन इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर या थर्मोसेट्स पॉलीमर। अब ये जो थर्मोसेट्स पॉलीमर होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपके पास रिजिड होते हैं। ठीक है, और इसकी रीजन क्या होती है, इसकी रीजन होती है इनकी फॉर्मेशन। ठीक है, ये पॉलीमर्स जो हैं बेसिकली ये जब बने होते हैं तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि इसमें जो डिफरेंट मोनोमर्स हैं वो क्रॉस लिंक पैटर्न में, क्रॉस लिंकिंग के थ्रू जो है वो चेन्स अरेंज होती हैं मोनोमर की। ठीक है, सो इट मींस कि अगर क्रॉस लिंकिंग है तो क्रॉस लिंकिंग की वजह से आप क्या कहते हो कि जो बॉन्डिंग है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या जो पैकिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो गई है या आपके पास क्लोज पैकिंग हो गई है। तो यहाँ पे जो क्रॉस लिंक अरेंजमेंट है मोनोमर्स की इन द पॉलीमर चेन या जो क्रॉस लिंकिंग है तो वो आपको क्या करती है, वो बनने वाले पॉलीमर में जो रिजिडिटी है उसको एनहांस कर देती है और यही रिजिडिटी इनकी थर्मोसेट्स प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कि एक दफा जब ये क्रॉस लिंक पॉलीमर हार्ड हो जाते हैं तो जब आप इनको हीट प्रोवाइड करते हो और इनको मेल्ट करने की कोशिश करते हो तो इनमें जो क्रॉस लिंक है वो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, यानी
जो है वो स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें प्रेजेंट होती है एज कम्पेयर टू थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। और इसी वजह से ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से या क्रॉस लिंकिंग होने की वजह से जो पॉलीमर चेन है उसकी जो मोबिलिटी है या जो जिस तरह थर्मोप्लास्टिक के केस में हमने बात की कि वो इजीली स्लाइड कर जाती हैं चेन्स, बट यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग होने की वजह से आपकी जो मोबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्टेड है, या मोबिलिटी जो है वो कम है, लिमिटेड है। तो इसी वजह से अगर आप इसको हीट करने की कोशिश करोगे तो बजाय इसके कि जो पॉलीमर है वो मेल्ट हो जाए, वो ब्रिटल हो जाएगा, यानी वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, इसी रीजन की वजह से इट मींस कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर को आप रीयूज कर सकते हो, बट आप थर्मोसेट पॉलीमर को रीयूज नहीं कर सकते। ये रीयूजेबल नहीं है, ये रिसाइक्लेबल नहीं है, बट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स को आप रिसाइकल कर सकते हो। ठीक है, तो यही रीजन है कि जो आपकी थर्मोसेट पॉलीमर है उसकी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो इतनी ज्यादा नहीं है, और उसका रीजन यही है कि इनको आप एक ही दफा यूज कर सकते हो, इनको आप रिसाइकल नहीं कर सकते। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, यहाँ पे आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की कुछ एग्जांपल्स नजर आ रही हैं। ठीक है, जैसे आपके पास है पीवीसी, ये बहुत कॉमन है। ठीक है, ये आपके पास थर्मोप्लास्टिक में आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे लो डेंसिटी पॉली आपके पास इथिलीन है, इसी तरह हाई डेंसिटी है। तो ये लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी कब होते हैं, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ कि इनकी लीनियर, इनमें बनने वाली जो आपके पास मोनोमर है, इथाइलिन मोनोमर, वो इधर लीनियर पैटर्न में या लीनियर चेन में अरेंज है, या वो ब्रांचिंग बना रहे हैं, तो वो किस मैनर में है। अगर वो लीनियर में होंगे तो उस केस में उनकी जो डेंसिटी है वो हाई होगी। अगर वो ब्रांच बना रहे होंगे, यानी जो चेन है वो ब्रांच चेन होगी, तो उस केस में आपका जो बनने वाला पॉलीमर है वो लो डेंसिटी हो जाएगा। तो ब्रांचिंग जो है वो डेंसिटी डिक्रीज कर देगी, और लीनियर अरेंजमेंट जो है वो डेंसिटी को इंक्रीज कर देगी। तो इस बेसिस पे एक ही पॉलीमर को आप उसके स्ट्रक्चर की वजह से दो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करे, वन इज लो डेंसिटी एंड द अदर वन इज हाई डेंसिटी। ठीक है, इसी तरह आपके पास पॉलीस्टाइरीन हो गया, जिसको आप पीएस कहते हो, पीवीए हो गया, पॉलीविनाइल एसीटेट हो गया, पॉलीप्रोपाइलीन हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे, इसके अलावा अच्छा, ये आपके पास हो गई थर्मोप्लास्टिक की एग्जांपल। देन थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आपके पास कौन से होते हैं, बेकेलाइट हो गया, एपॉक्सी रेजिन हो गए, पॉलिएस्टर्स हो गए, पॉलीअमाइड्स हो गए, पॉलीयूरेथेन हो गए, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, इसके अलावा अल्काइड रेजिन हमारे पास हो गए। ठीक है, मेलामाइन रेजिन हो गए। तो ये जितने भी हैं हमारे पास, ये थर्मोसेटिंग की एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसमें से काफी जो रेजिन हैं, जैसे एपॉक्सी हो गया, पॉलीएस्टर्स हो गए, पॉलीयूरेथेन हो गया, इनकी हम सिंथेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, सिमिलर इज द केस यहाँ पे भी जो कुछ लिखे हुए हैं, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी हो गया, इनकी सिंथेसिस हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, ये एक आपके पास जो पॉलीमर है, ये थर्मोसेट पॉलीमर है। ठीक है, जिसे आप मेलामाइन से प्रिपेयर करते हो, मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड को यूज करते हो इस पॉलीमर की फॉर्मेशन। जिस भी पॉलीमर की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है मेलमैक की, वो आपके पास एक थर्मोसेट पॉलीमर है। ठीक है, तो ये थर्मोसेट पॉलीमर होने की वजह से इट मीन्स आपको नजर आ रहा है यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग है, और यही क्रॉस लिंकिंग रिस्पॉन्सिबल है इसकी रिजिडिटी के लिए। ठीक है, तो अगर आप इसको हीट करने की कोशिश करोगे तो ये हार्ड हो जाएगा, ये मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपस में लिंक्ड है या क्रॉस लिंक्ड है। ठीक है, और इसी क्रॉस लिंकिंग की वजह से जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, वो डिफरेंट हो जाती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद लास्ट वन देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो स्ट्रक्चर की बेसिस पर अगर हम पॉलीमर को क्लासिफाई करें तो हम इनको 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर। जैसे अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे क्रॉस लिंक एंड लीनियर की। तो ये देखो, ये लीनियर पैटर्न में रीअरेंजमेंट है, और ये आपकी ब्रांच है कि ये एक, अगर आप चेन देख लो तो उसके साथ ब्रांचिंग आपको नजर आ रही है, तो ये ब्रांच पॉलीमर है। और यहाँ पे आपको जो है क्रॉस लिंकिंग नजर आ रही है कि आपस में ये क्रॉस लिंक है, क्रॉस लिंक पैटर्न की वजह से आपस में ये लिंक्ड है, एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये आपकी क्रॉस लिंक पॉलीमर हो जाती है।
तो इट मींस आपका जो लीनियर पॉलीमर है उसमें लीनियर पैटर्न में रीअरेंजमेंट होगी आपकी, और जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होंगे वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होंगे इन केस ऑफ लीनियर पॉलीमर, ठीक है। जैसे टेफ्लॉन हो गया, ठीक है। इसी तरह इसमें जो आपके पास टेट्राफ्लोरोइथीलीन होता है, ये एक ही स्ट्रेट चेन मैनर में, स्ट्रेट स्ट्रैंड में जो है वो अटैच होता है। इसी तरह कुछ और एग्जांपल अगर हम लीनियर पॉलीमर की देखें तो वो आपके पास पीवीसी है, पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीएमाइड्स है, पॉलीइथीलीन है। तो ये सारे के सारे आपके पास लीनियर पॉलीमर है। अभी मैंने एक बात की थी कि जो लीनियर या स्ट्रेट मैनर में अरेंजमेंट होती है उसकी वजह से इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। इट मींस के लीनियर पॉलीमर्स आर मोर डेंसर देन द ब्रांच पॉलीमर। सो यहाँ पे इसी वजह से कहा जाता है कि लीनियर पॉलीमर्स आर जनरली मोर रिजिड। रिजिड का मतलब है कि दे आर मोर डेंसर एज कंपेयर टू ब्रांच पॉलीमर। अब यहाँ पे सेकेंड टाइप हमारे पास है ब्रांच पॉलीमर की। तो ब्रांच पॉलीमर्स कौन से होते हैं? ब्रांच पॉलीमर्स आपके पास वो पॉलीमर होते हैं जिनमें आपके पास जो लॉन्ग पॉलीमर चेन होती है उसके साथ ब्रांचिंग अटैच होती है एज अ साइड चेन, ठीक है। और ये आपके पास जो ब्रांच पॉलीमर्स हैं इनको फर्दर स्पेशल टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है कि जब ये ब्रांचिंग अटैच होती है आपकी लॉन्ग, या आप कह सकते हो कि मेन स्ट्रक्चरल यूनिट के साथ, या लॉन्ग पॉलीमर जो चेन है मेन चेन आपके साथ, उसके साथ जो साइड चेन्स अटैच होती हैं तो वो किस पैटर्न में अटैच है उस बेसिस पे ये डिफरेंट शेप्स बना रही होती हैं, ठीक है। जैसे स्टार शेप बन जाती है, या